गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का पाठ्य नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका पढ़ेंगे। ये हरि कृष्ण देवसरे द्वारा लिखा गया है। इस पाठ्य में जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और शारीरिक दंड देने से बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों पर अध्यापक का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पाठ्य में एक संजय नाम का 30 वर्षीय युवक है। वह उसकी एक दुकान है जहां लोहे का काम किया जाता है। अब हम उसके जीवन में उसके अध्यापक का कैसा प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संजय आयरन बॉक्स का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है, उसका मालिक कोई 30 वर्षीय युवक संजय। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है। जहां सारा लोहे का काम ही होता है। रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली। उसके कारीगर आ गए थे। कारीगर होता है जो उसकी दुकान में काम करते हैं। दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी, तभी एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शे से एक बूढ़े सज्जन उतरे और दुकान के मालिक को उनकी निगाहें खोजने लगी। इसका मतलब है कि वह बूढ़ा सज्जन दुकान के मालिक को खोजने लगा, ढूंढने लगा। संजय जो दुकान का मालिक था, एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था। उसने वहीं से आवाज़ दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया। बूढ़े बाबूजी संजय की मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में संजय आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। संजय कहने लगा, बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा और वह उन बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लगा। अतीत होता है बीता हुआ। वह संजय को लगा कि उसने उस बूढ़े बाबूजी को पहले कहीं देखा है। उसके चेहरे को वह पहचानने लगा। बूढ़ा बाबू संजय से बोलता है, बेटा, खिड़की में लोहे की जाली लगवानी है। आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है। संजय ने उसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, यहीं मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में 53 नंबर मकान है। तो संजय ने फिर से उन्हें पूछा कि आप किसके साथ रहते हैं? बूढ़े बाबू ने कहा कि मेरा बेटा है जो कॉलेज में एक प्रोफेसर है। उसने बड़े ही गर्व से कहा, गर्व होता है अभिमान से कहा, कि मैं अध्यापक रहा हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। बूढ़े बाबूजी का कहने का मतलब था कि वह एक अच्छा अध्यापक है। उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छी अच्छी नौकरी पर लगे हुए हैं। संजय ने देखा कि बूढ़ा बाबू अपनी बात बड़ी ही गर्व से और अभिमान से कह रहा है कि वह एक अच्छा अध्यापक है। उसके द्वारा जो भी बच्चे पढ़ाए हैं वह बहुत ही अच्छी नौकरी पर लगे हुए हैं। कोई और होता तो कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज़्यादा बोलने और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है, लेकिन संजय ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। संजय उन्हें पहचान गया था कि वह बूढ़ा बाबू उसका अध्यापक ही है, इसलिए उसने अपनी बात नहीं कही और बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनी ही जा रहे थे। फिर इसके बाद संजय ने बूढ़े बाबू से पूछा कि आप मुझे पहचानते हैं? तो बूढ़े बाबू ने अपने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की। वह बूढ़ा बाबू उसे नहीं पहचान सका। तो उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। संजय कहने लगा, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब बूढ़े बाबू ने पोपले मुंह की जुड़ियों में हल्की हंसी दिखाई दी। ये सुनते ही बूढ़े बाबू के चेहरे पर हल्की हंसी दिखाई दी। वह बोले, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचान सका कि तुम कौन हो। वह संजय को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सके। इसके बाद संजय बोलता है कि आपको शायद याद हो कि 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में
मैं आपका एक छात्र 7वीं में पढ़ता था। उसको आप गोंचू कहते थे। गोंचू होता है मूर्ख, जिसे कुछ नहीं आता जाता, वह एकदम मूर्ख होता है। एक तरह से उसका नाम ही गोंचू रख दिया था। जब वह गोंचू कहने लगा तो उसका नाम ही गोंचू पड़ गया था। तो इसके बाद बूढ़ा बाबू मास्टर जी कहने लगे, हाँ हाँ याद आया, एक छात्र था, वह छात्र मैं ही हूँ। इसके बाद संजय कहने लगा कि जिसे आप गोंचू कहते थे वह मैं ही हूँ। इसके बाद संजय कहने लगा कि आप उसको किसी न किसी गलती पर सज़ा देते थे। मास्टर जी बोले, अरे बेटा, हंसकर बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये बातें होती ही हैं। बलदेव सर का कहना था कि स्कूल में जो अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सज़ा मिलती ही है। ये सब स्कूल में बातें होती ही रहती हैं। जब मास्टर जी ने संजय से कहा कि अगर बच्चे स्कूल में काम नहीं करके आते तो वह उसकी पिटाई होती है, ये तो आम ही बात होती है। लेकिन संजय कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चों की पिटाई नहीं करने, उन्हें शिर्क दंड नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे संजय की ज़िंदगी पर पड़ा। तो संजय कहने लगा कि एक दिन जब मैं होमवर्क नहीं करके आया तो आपने मुझे बहुत पीटा, उस मार के कारण मैं भटकने पर मजबूर हो गया। लेकिन बलदेव सर बड़े ही आश्चर्य से पूछने लगा कि कब। वह सोच में पड़ गया कि मैंने उसे कब पीटा था। संजय अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा कि आपकी मार ने मेरे मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा कर दी। मैंने अपने घर में आकर भी माँ से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने मुझे लाख समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद भी मैं स्कूल नहीं गया। इसके बाद संजय एक पल रुकता है, फिर से बोलना स्टार्ट करता है कि सर, आप तो जानते थे कि मेरे पिताजी एक चौकीदार थे। वह डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। तब मैं 5-6 वर्ष का था। फिर ये भी आपको याद होगा कि मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी स्कूल में दाखिला कराने के लिए। ये बात बलदेव सर को याद आती है कि हाँ, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तुम्हारा दाखिला करवाने के लिए। इसके बाद संजय फिर से बोलता है, तो आपको ये भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का है अब मेरा सहारा, यही मेरी ज़िंदगी में रोशनी करेगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। और आप खुश थे कि एक गरीब विधवा होती जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, विधवा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। बलदेव सर को उसकी माता कहती थी कि मेरे पति जी एक शहीद हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा ही है जिसे मैं पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ, जिसके कारण वह एक अच्छी नौकरी करेगा और हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। वह ही मेरे बुढ़ापे का एक अकेला सहारा है। बलदेव सर के पास संजय की बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन संजय अपनी बात कहता ही जा रहा था। वह कहने लगा कि आपकी नज़रों में मैं गोंचू बन गया था। आपको पता ही है कि बाकी बच्चों के माता पिता उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाते थे और उनका होमवर्क भी करवा देते थे, लेकिन मेरे माँ तो अनपढ़ थी। वह मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कौन होमवर्क करवाएगा, इसके बारे में आपने पूछा भी नहीं था। मैं अपने दोस्तों की मदद से अपना होमवर्क कर तो लेता था, लेकिन इसके बदले मुझे मिलती थी आपकी सज़ा। एक दिन होमवर्क ना करने के कारण आपने मुझे इतना मारा कि मैंने निश्चय पक्का कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मास्टर जी ने संजय से पूछा कि तुमने पढ़ाई की नहीं? संजय ने कहा नहीं। कई दिनों तक तो वह ऐसे ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन उसके मामा उनके घर आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वह हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा जी भी इतने संपन्न नहीं थे कि हमारी परवरिश करते, लेकिन उन्होंने रहने के लिए छत और हमें अपना साया। संपन्न का अर्थ होता है धनवान होना, अमीर होना, और परवरिश का अर्थ होता है पालन पोषण करना।
संजय ने कहा कि मामा जी ने हमें रहने के लिए छत दी और हमें साया दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफ़रत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ना जाने क्यों मुझे यही लगता है कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। दे मास्टर बड़ी ही धीमी आवाज़ से संजय से कहता है कि बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते। संजय कहता है कि मैं कैसे आपसे कुछ पूछ लेता, मैं तो आपसे बात करने से भी डरता था। आपकी मार ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर सकता था। मैं 2 महीने तक स्कूल नहीं आया, लेकिन आपने कभी सोचा था कि गोंचू स्कूल क्यों नहीं आ रहा? कहीं बीमार तो नहीं? आपने तो किसी सहपाठी को भी मेरी खबर लेने के लिए नहीं भेजा। सहपाठी होता है जो कक्षा में हमारे साथ पढ़ता हो। संजय कहने लगा कि मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। आपको अध्यापक होने के नाते ये जानना जरूरी था कि आपका विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए, वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा? क्यों? इसके पीछे क्या वजह? वह कहीं बीमार तो नहीं? लेकिन आपने ये बात जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की। मेरी माँ और मेरे हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो गोंचू था आपकी नज़रों में, एक मूर्ख था जिसे कुछ नहीं आता जाता। तब भला आपको मेरी फिक्र क्यों होती? बलदेव सर संजय की बातें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुए, तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने क्या किया? संजय कहने लगा, क्या करता? मामा जी के कहने समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ ना बने। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। माँ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह चल बसी। मैं मामा की शाया में गुजर करने लगा, मामा के साथ रहने लगा। एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया था। के कहने का मतलब था कि जब उसकी माता जी गुजर गई तो वह मामा के पास रहने लगा। वह उसके साथ ही काम करने लगा। वह एक साइकिल की दुकान पर काम करने लगा ताकि वह मामा जी पर बोझ ना बन सके। ऐसे ही कई साल गुजरते रहे। फिर एक बड़े इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी लगवा दी। वहाँ मैंने काम सीखा और बहुत सी पूंजी इकट्ठी की, मतलब पूंजी जोड़ी। फिर एक बड़े आदमी ने बताया कि यहाँ श्यामगंज में एक लोहे की दुकान की गुंजाइश है। गुंजाइश होता है स्थान जहाँ हम दुकान को खोल सकते हैं, तो वहाँ वह तुम काम शुरू कर सकते हो। बस मैं जयशंकर आ गया। यहाँ एक स्कूल की इमारत बन रही थी। वह इस इमारत में लोहे के काम करने का ठेका मुझे मिल गया था। मुझे लगा मैं स्कूल तो नहीं आ सका, स्कूल पढ़ नहीं सका, लेकिन इस इमारत को बनाकर मेरी मेहनत काम आएगी। यही काम मुझे संतोष देगी। इस स्कूल में जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे वह मेरे से समझदार अच्छे ही बनकर बाहर निकलेंगे। फिर बलदेव मास्टर ने पूछा संजय से, क्या बाद में भी तुमने पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? संजय ने कहा, नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था, क्योंकि आपके उस दिन की मार ने मेरे दिल में ऐसी खरोच की कि मैं पढ़ाई से नफरत करने लगा। मैं स्कूल से नफरत करने लगा। काश आपने उस दिन मुझे मारा ना होता, तो मैं भी उन विद्यार्थियों में से होता जिनका जिक्र, जिनकी चर्चा आप कर रहे हो, जिन पर आप गर्व कर रहे हो, उनमें से मैं भी एक होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोलता है, खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को, बताइए क्या काम करना है? संजय की ये सब बातें सुनकर बलदेव मास्टर के मन में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज़ मध्यम हो गई। वह उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे को शारीरिक दंड देने की बजाय उन्हें समझाएं, उनको समझने की कोशिश करें कि बच्चा ये काम क्यों नहीं कर रहा।
स्कूल का कोई भी काम वह क्यों नहीं कर, इसके पीछे क्या वजह रहेगी। एक अच्छा अध्यापक वह ही होता है जो बच्चे को उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें कभी भी स्कूल में बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इंसान अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह बाकी क्षेत्रों में भी अच्छा नहीं होगा। उसमें कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है जिसे आगे लेके आने में एक अध्यापक ही मदद कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।